नमस्ते एवरीवन। मैं हूं कृष्णवेणी जी, आपकी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मेरी एक छोटी सी कोशिश जिससे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वास्तु की अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस और इन ऑकल्ट साइंसेस की अवेयरनेस लोगों तक जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में इन साइंसेस ने काफी चेंजेस लाया है और मेरी लाइफ को काफी ट्रांसफॉर्म किया है। तो इसीलिए मैं एक इंस्पिरेशनल जर्नी स्टार्ट किया, जिसमें काफी सारे इंस्पिरेशनल गेस्ट आए, अपनी अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। आज हमारे साथ ऐसे ही एक वास्तु के विद हैं, जो काफी 20 साल से भी ज्यादा वास्तु का नॉलेज रखते हैं और पिछले 15 साल से कंटिन्यूअसली वास्तु के फील्ड में काफी लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए। और उनका एक सॉफ्टवेयर है जो आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके, जिससे हम वास्तु का मैप बनाते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्यों उन्होंने वास्तु स्टार्ट किया। लेट्स ऑल वेलकम नरेश जी। नरेश नमस्कार जी। मित्तल जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले तो आपका धन्यवाद जी, जो अपने को आपका चैनल पे आने का मौका मिला है। तो एक्चुअल में मैम, मेरा जर्नी वास्तु से रिलेटेड 1995 से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में हमने अपने पर्सनल यूज के लिए वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया था, ताकि मेरी फैमिली उस टाइम तो हम एजुकेशन में ही थे, तो मेरी फैमिली काफी वास्तु को मानती थी। तो ओवरऑल क्या कि तो हमारा आपने घर। 1995 से आपने वास्तु में रुचि रखा, नहीं, वास्तु को जाना। हाँ, हमने एक्चुअल में हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था 1995 में वास्तु के विषय में, क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है। हम तो खाली क्या है कि जो अपने कंसल्टेंट्स आए थे उनके पास यही ऑफर था, भाई नरेश भैया इसको ना लिखना है। इनको बहुत एक्चुअल में उस टाइम में पोस्टिंग बहुत होती थी, उन्होंने एक एक शब्द रिकॉर्डिंग के की तरह से उनको लिखना है, क्योंकि उस टाइम में रिकॉर्डिंग का भी कोई ऐसा साधन नहीं होता था। तो मेरी ड्यूटी हम्म। थी कि उन्होंने जो बोला हमने एच टू एच कॉपी करने था, ताकि ताकि हम्म। बाद में इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। हमने मुंबई से किया तोशनीवाल से कंसल्टेंसी 1995 में बुलाया था। एक्चुअल में हमारे मामा जी मुंबई में रहते थे, उन्होंने किसी रेफरेंस से उनको उन्होंने दिल्ली भेजा था हमारे। तो आपको हमारा पता था वास्तु क्या होता है, वास्तु कैसे काम करता है, कुछ तो आपके माइंड में रहा होगा। मेरे मेरे पर्सनल माइंड में नहीं था, लेकिन हमारे जो एल्डर्स थे, मामा जी थे, ब्रदर थे, वो सब लोग जानते थे इस विषय में। तो उन्होंने पहले जी। भी यूज किया, बम्बे में काफी प्रचलित है था ये उस टाइम पे। तो हमारे मामा जी थे बॉम्बे में, तो उन्होंने काफी स्टार्टिंग से यूज करते थे। तो दिल्ली में जब भी ऑफिस बनाया और चीजें बनाई, तो उनकी कंसल्टेंसी के हिसाब से ही हमने कहीं भी ऑफिस बनाया है तो वास्तु के हिसाब से बनाया। क्योंकि 1995 या 90s के दशक में काफी कम लोग होते होंगे जो वास्तु को एक्चुअली अपनी लाइफ में अपनाया या वास्तु का कोई चेंजेस किए होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आजकल मैम, लोगों में ज्यादा प्रचलित है। पिछले हम बोल सकते हैं 8-10 साल से, एंड पिछले 4-5 साल से कुछ ज्यादा। तो उस टाइम के वास्तु जो लोग जिन्होंने प्रैक्टिस किया, जैसे आपने स्टार्ट किया, और पहले आपने अपनी कंपनी या अपने बिजनेस में इसको करके देखा कि ये काम करता है। बिल्कुल मैम, हमने उनको कंसल्ट किया, उनको बुलाया और कुछ चेंजेस किए। और एक जो मिरेकल चेंज हमने पर्सनल लाइफ में देखा और देख के सरप्राइज भी रहे। तब उसको हमको 7 दिन बम्बे रहने का मौका मिला उन्हीं के साथ। क्योंकि रिलेटिव इतने अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने जी आप भी सीखो, क्योंकि गॉड गिफ्टेड के बिना ये सीखा भी नहीं जा सकता, जहां तक मेरा मानना है। जब तक कि आपके ब्लेसिंग नहीं हो तो ये जितनी भी ओकल साइंस है, आप उसमें नहीं जा सकते। इस क्या रीजन से मैं एंट्री हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट वहां बनता गया, ताकि वो सीखा, चीजों को समझने की कोशिश की। और हमने इसमें पर्सनल लेवल पे जब भी हमने कुछ भी किया, हमने पर्सनल लेवल पे किया और मिरेकल चेंज हमने इसके अंदर पाए। वो ड्यू टू मेहनत भी हो सकते हैं, ड्यू टू वास्तु भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो किया, हम करते रहे उस चीजों को, उसका रिजल्ट भी हमको मिलता रहा। उसमें क्या होता है कि सारे दिन हम ये नहीं कह सकते ये वास्तु ने ही किया है। हमारी मेहनत, हमारी ऑनेस्टी, उसमें वास्तु का भी रोल, हम परसेंटेज वाइज भी बोले तो 25% ये हम कह आपने सकते बहुत हैं। अच्छी बात कही कि इसमें अपनी मेहनत भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने वास्तु कर लिया और सब कुछ रातों रात चेंज हो गया, जो काफी सारे लोग वैसे मानते हैं कि हमने आज वास्तु किया तो कल हमारी लाइफ एक जादू की छड़ी की तरह बदल जाएगी। जबकि ऐसे नहीं होता। इसके एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं घर पे। थोड़ा टाइम लगता है, फिर उतना मेहनत भी उसमें काफी महत्व रखता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिना मेहनत के कोई भी चीज को ऑनेस्टी से, जो चीज हमने अपने फैमिली से अपनाई है चीजों को लेके ना, वो ड्यू टू कंटिन्यूसली होती है। मतलब जब हम कोई भी चीज का पूजा पाठ करते हैं या वास्तु करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ये अपने को अवेयरनेस देता है और एक पॉजिटिव थिंग्स वाला ही बंदा इस फील्ड में जाएगा, ताकि मेरे को कुछ अच्छा करना है। मेहनत तो हर लोग कर जी। रहे हैं, लेकिन हम अपने फील्ड में अच्छा करेंगे तो इन फील्ड में जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन काम करता है। कितने साल से कर रहे हैं नरेश जी वास्तु, और आपका अपना कंपनी भी है, आप काफी सारे नए टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं।
तो पहले के टाइम के वैदिक वास्तु, फिर हमने, हमारी जनरेशन ने सीखा महावास्तु, फिर अभी काफी सारे एनर्जी वास्तु, स्कैनर वास्तु। आप कुछ बताएंगे? इन सब वास्तु का बेस तो सेम ही है, पर क्या डिफरेंस है इन सारे वास्तु के नाम में या इनके एप्लीकेशन? स्टार्टिंग में हम वैदिक वास्तु ही अप्लाई करते थे, मतलब शास्त्रार्थ है, श्लोक के विषय पे जो भी एक एक चीजों को कंटिन्यू किया, हमने उस लेवल पे सीखा है। 1998 में पहला दिल्ली का इंस्टीट्यूट बना था, हम 20 लोग थे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी वो चीज़, और बड़ी मेहनत से हमने अपने बिजनेस को ड्रॉप करके 2 घंटे के लिए वीकली बेसिस पे 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू एज ए स्टूडेंट हमने बन के चीज़ों को सीखा। और हमने को फील होता है कैसे हम काम को छोड़ के जाते थे क्लास को, लेकिन वो इंटरेस्ट था तो हम जाते थे और सीखते थे। और मैं उन गुरुजी का, मैंने पंडित गोपाल शर्मा जी से सेकंड गुरु रहे मेरे जो वास्तु के फील्ड में, उनसे सीखा। और वहाँ पे काफी गुरुओं से मेरे को सीखने को मिला। जैसे पूर्ण चंद्र राव जी जो हैदराबाद से थे, जो अब नहीं रहे हैं, अपने आर प्रसाद जी है, ब्रिजमोहन शेकड़ी जी है, अरुण बंसल जी है, काफी लोग, क्योंकि पहला इंस्टीट्यूट था, काफी लोग वहां सिखाने के लिए आते थे। और सबके सानिध्य में मेरे को सीखने को मिला, और एक वो रियल जो टच था ना, उस टाइम में ऐसा नहीं था कोई चीज छुपाई जाती थी, कोई चीज बताई नहीं जाती थी। तो जैसे जी। क्वेश्चनिंग होते तो वो चीजें हम लोगों को बताई जाती थी एज ए स्टूडेंट। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को चीजों को सिखाया जाता है, नई चीजों को कन्वर्ट की जाती है, और वो डे बाय डे चीज हम लोगों के अंदर कन्वर्जन आती गई है, कैसे चीजों को हमने कन्वर्ट करना है। जैसे आपने बोला भाई, वैदिक वास्तु, महावास्तु, एनर्जी वास्तु, चीजें सब चीज बेस तो अपना वही है, वैदिक वास्तु ही है। चीजों को हमने मोल्ड किया, टेक्नोलॉजी से किया। जैसे कंस्ट्रक्शन में भी 100% चेंज हो चुका है। जैसे हम पहले मकान बनाते थे, आज मकान बनाने का वे ऑफ स्टाइल ही चेंज हो गया, एलिवेशन चेंज हो गया। चीजों को लेकर लेकर। तो आज वो चीजों की रिक्वायरमेंट भी है। आज हम क्या है कि एक हम 100 गज के मकानों में आ गए हैं, तो उस मकानों में तोड़ना फोड़ना ये चीज, सब चीजें बहुत टेक्निकली नहीं पॉसिबल है। चीजों को हर किसी के पास बजट भी नहीं होता। एक बार मकान लाइफ में बंदा, जो नॉर्मल बंदा है, 15-20 साल के लिए मकान, मेहनत के बाद मकान बना पाता है। पेरेंटल मिल जाए तो एक अलग इशू है, लेकिन अपनी मेहनत से 15-20 साल में एक ही मकान बना पाता है चीजों को लेके। फिर उसको जी। बहुत सारी चीजें इमीडिएट चेंज करना, ये करना हर किसी के बस की नहीं होती। और वैदिक कोई भी वास्तु में हमारे देश में, भारत में, कोई भी जब घर बनाता है, उसका एक सपनों का एक, उसका पूरी जिंदगी का एक सपना होता है कि हमारा एक घर हो जिसको हम अपने पूरे मेहनत से, पूरे प्यार से सींच के बनाएं। तो उसमें वो अपने पूरा पैसा ही नहीं, अपने पूरे इमोशंस, अपने पूरे भाव, अपने सारी चीजें वो उस घर में डाल देते हैं। जब पता चले कि उस घर का स्ट्रक्चर खराब है या वहां पे कोई वास्तु दोष है, तब इंसान की लाइफ में घर के हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं। ये काफी लोग जानते नहीं हैं और मानते नहीं हैं कि वास्तु काम करता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमने आज घर शिफ्ट किया, और अभी कुछ टाइम से, जब से इस घर में आए हैं, हमारे हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कोई कोई कहता है जब से हम इस घर पे आए हैं हमें तो बहुत बरकत हुई है। तो इसका आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम। मैंने 1997 में अपने पर्सनल मकान लिया है, तो वो भी एज पर हम्म। वास्तु जितनी मेरे को नॉलेज थी, केवल उसी के हम्म। बिहाफ पे लिया है। तब की पेरेंट मना कर देते भाई इस टाइप का अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, नहीं लेना। क्योंकि क्या है कि बिल्डर जो पुरानी सोचती थी, बिल्डर जब डील होने के बाद कुछ नुकसान ना कर दे, कम ना लगा दे। लेकिन हमारी एक जी। वो माइंड में जिद थी तो वही लिया, और प्रभु की दया से 27 साल से मैं मकान में ले रहा हूँ। तो भी फ्रैंक, मतलब क्या है कि हेल्थ वेल्थ हर तरह से सोशल नेटवर्क के हिसाब से बरकत दी है। मतलब उसमें मैं उसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। जो डिसीजन हमने 1997 में लिया था और आज तक वो फॉलो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो आपका कहना है कि वास्तु जरूर काम करता है। जैसे मैं भी एक परफेक्ट एग्जांपल हूँ, क्योंकि जब लाइफ में कुछ चैलेंजेस होती है उसी टाइम पे मैंने वास्तु को अपनाया और अपनी लाइफ में चेंजेस देखा, और मुझे इस साइंस ने बहुत कुछ दिया है सर। इसीलिए शायद आज मैं आप जैसे महान लोगों का के साथ बात कर पा रही हूँ, आपकी स्टोरी सामने लेके आ पा रही हूँ। तो अगर कोई चाहता है कि अपने घर का वास्तु हमें करना है, समझ लीजिए उनके पास फिलहाल कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी जैसे लोगों को देख के लगता है चलो हम भी अपने घर का वास्तु चेक कराते हैं, तब उस टाइम पे उनको क्या क्या चेक करना चाहिए अपने घर पे? क्या सही है, क्या गलत है? क्योंकि आजकल फ्लैट में जैसे हम लोग 16 दिशाओं में ग्रिड करते हैं घर को, उसमें काफी माइन्यूटली हम लोग चेक करते हैं। तो क्या चीज है जो किसी को अपने घर पे ध्यान रखना चाहिए घर लेते समय, स्पेशली फ्लैट लेते समय? एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि फ्लैट हवादार हो, रोशनी, नेचुरल रोशनी आती हो। डायरेक्शन वाइज बहुत सारी चीजें लिमिटेशन होती है, हर बंदा उस लेवल पे नहीं जा सकता।
लेकिन हम जहां भी करें नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर हमारे मकान में आती रहे, तो जो कि अपने आप में 50% वास्तु के दोष को दूर कर देता है। उसके बाद सब चीजें, जोन भी उसमें काम करती है, दिशाएं भी काम करती है, मेन एंट्री भी काम करती है। हम जितना भी पॉसिबिलिटी है रेमेडी में नहीं जाके स्टार्टिंग में हम जितना कोशिश करें कि उसको एज पर वास्तु डिजाइन किया जाए, हवादार बनाया जाए, हर बार जोन के हिसाब से चीजों को बैलेंस किया जाए। मेरा भी क्या सिस्टम है, मैं पूरे प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मैपिंग पे हम 80% काम मैपिंग पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि एक आर्किटेक्चर के हिसाब से और एक ओनर के हिसाब से मेरे को फिर भी सोचना पड़ता है, ताकि एक हम मकान बनाए तो कोई चिड़ियाघर ना बनाए, कोई भी बंदा आके अनकंफर्ट फील ना करे। क्योंकि कोई भी मकान आज बनाने का मतलब कि 5 से 10 करोड़ रुपए सामने वाले का लगना है, और वो हर रोज नहीं लगा पाएगा। तो मेरे को उस चीजों का भी ध्यान रखते हुए ना चीजों को सुंदर भी बनाना है, एज पर वास्तु भी बनाना है, और कंफर्ट भी है। मैं ये मानता हूँ कोई एक बंदा अच्छा मकान कहने से अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपके यहाँ 50 गेस्ट आ रहे हैं ना, उसमें 45 मकान बंदे को, गेस्ट को अच्छा लग रहा है, तो वहां का वास्तु नो डाउट बहुत अच्छा होगा। मतलब आपको जोन पता है नहीं पता, लेकिन वहां की जो फीलिंग है ना हर बंदे को इम्पेक्ट करती ही करती है, और वो बंदा अपने आप में जज करता है। तो ये जजमेंट, सेल्फ एनालिसिस जो मैं वास्तु बोलता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और एक अच्छे कंसल्टेंट से भी चेक करा सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से ही सब चीजों को जानते हैं, उसको फील करना जानते हैं, और चीजों को वो बोलती है। हम किसी से भी कंसल्टेंट से बात करते हैं, उसकी बातों से हमको वास्तु का पता लग जाता है कि अच्छा, इसका गेट कहाँ क्योंकि पर वो अपने होगा। घर की भाषा बोल रहा होता है, वो अपनी अपने घर घर की की भाषा भाषा। बोल रहा है। वो जैसे भी है, अब जैसे हमने सीखा भाई वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो जो एनर्जी में रहता बंदा वैसे ही फॉलो करता है। इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, होटल का वास्तु, होटल के रूम कितने ही गलत होने के बाद हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि वहां हम 8 से 10 घंटे एक दिन में यूज करते, और 15-20 दिन, साल में 10 दिन भी यूज नहीं करते। तो वो एनर्जी वहां इम्पैक्ट ही नहीं करती। वहां का टॉयलेट कहाँ है, हमारा हेड पोर्शन कहाँ है। लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी हम ऑफिस में और घर में बिताते हैं, वो हमारे ऊपर 100% इम्पैक्ट करते हैं, और हम उसी की भाषा बोलने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि घरों में और इनकी एनर्जीज का काफी, क्योंकि कोई भी किसी भी घर पे रहता है, उस घर की फीलिंग से ही पता चल जाता है उस घर का वास्तु कैसा है या नहीं है। तो बिल्कुल। जैसे आजकल जो फ्लैट्स का जब फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट से एक एक रो में 10-10 12-12 टावर्स बने हैं, या 30 से 40 टावर तक भी बने हैं, तो क्या सभी सेम वास्तु सेम रहता है उस घर पे रहने वाले सभी लोगों को? इसमें भी काफी लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि वास्तु अगर 10 फ्लोर का एक नक्शा सेम है, एक टावर का सारा नक्शा सेम है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं है, या हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो भी सेम लेआउट में रहते हैं। एक्चुअल काफी में मेरा लोगों को पर्सनल, पता नहीं रहता है वास्तु कैसे घर में रहने वालों को, सबको इक्वली कितना अफेक्ट करता है और इंडिविजुअली कितना अफेक्ट। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जनरली 4 फ्लोर सिस्टम चलता है, पार्किंग प्लस 4 फ्लोर कंसेप्ट चल रहा है अपने नॉर्थ इंडिया में। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 20 तल्ला तक भी जाते हैं, और सिविल स्ट्रक्चर जी सेम बनता जाता है। कंस्ट्रक्शन के वे में जी। हम देखेंगे तो किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो 20 के 20 फ्लैटों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगी ही आएगी। और आएगी ऐसा आएगी। नहीं कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट ठीक है, वास्तु के हिसाब से गलत है। हम भी मानते हैं, चीजों को इम्पैक्ट देखने को भी मिला, लेकिन वो एक टाइम में 20 फैमिली को आएगी वो नहीं होता कभी भी। उनकी एनर्जी, सब बंदे की एनर्जी अलग अलग होती है, काम का पैटर्न अलग होता है। अब जैसे जनरली बोलते हैं भाई संतों को वास्तु का असर नहीं पता, हम अपने आप में इतने संत है, चीजों को मेरे ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं है वहां की एनर्जी का, क्योंकि हमने अंदर का वास्तु ठीक किया हुआ है। तो बाहर का वास्तु मेरा कुछ नहीं करने वाला। तो वही सेम कंसेप्ट हमारे मकानों में भी चलता है। हमारी सोच क्या है, हमारा वर्क का पैटर्न क्या है, हमारी फैमिली किस बैकग्राउंड से है, वो सब चीजें काउंट करती है। या हमारा इंटीरियर, इंटीरियर बहुत बड़ा रोल करता है। वास्तु ठीक होने के बावजूद भी यदि इंटीरियर गड़बड़ कर देता है, उसमें कलर्स आ गए, चीजों को एलिवेशंस आ गया, स्टेचू आ गए, पेंटिंग्स आ गई, ये सब चीजें लाइफ में इम्पैक्ट करती है। तो वो चीजें भी वास्तु को बदल देती है चीजों को। तो इम्पैक्ट यहाँ आएगा, पे नो लोगों को डाउट। ज्यादा ज्ञान नहीं होता है सर कि काफी सारे लोग वास्तु परफेक्ट घर तो ले लेते हैं, जैसे आपने इंटीरियर की बात की जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। वास्तु परफेक्ट घर लेने के बाद भी इंटीरियर में गड़बड़ हो जाता है, लाखों खर्च करने के बाद फिर आते हैं कि मैम ये हमने अभी इंटीरियर कराया था, 2 महीने पहले इतना खर्च हुआ और हम हमारे साथ प्रॉब्लम आने लगी। जब फिर हम उनका घर का देखते हैं, तब कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जगह पे गलत चीजें बनाई होती हैं, गलत पेंटिंग्स लगाई होती हैं। तो आप ये बताइए इंटीरियर का वास्तु में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज लोग कहीं ना कहीं वास्तु को पीछे कर देते हैं, इंटीरियर पे ज्यादा ध्यान देते
दोनों इक्वल काम करता है। यदि आपका बेसिक वास्तु बिल्कुल ठीक है, साउथ ईस्ट में फायर का मतलब पंच तत्व अपने वास्तु के हिसाब से बैलेंस है, हम किचन की बात करें, टॉयलेट की बात करें, यदि वो जोनल बैलेंस है और हमारा इंटीरियर गड़बड़ है, तो आपका 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैं कह सकता हूँ, यदि परसेंटेज वाइज कोई पैमाना नहीं है वास्तु को मापने का, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 50% वास्तु आपका प्लस माइनस इंटीरियर की वजह से हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। तब यदि हम कोई सिविल चेंज नहीं करते तो इंटीरियर का कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन करके, कुछ पेंटिंग से उन चीजों को, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट हमने पर्सनल भी देखा और लोगों की लाइफ में भी हमने होते हुए देखा है। तो हर चीज इंटीरियर का वैल्यू करते हैं। खाली एक मैप को डाल देने से या मैप को अच्छा डिजाइन करने से वास्तु नहीं होता। काफी लोग कहते हैं जी मेरा तो मैप वास्तु के हिसाब से बना है और हमने वास्तु से कंसल्ट किया। ये मेरे साथ पर्सनल भी हुआ है, मैप हमने डिजाइन करके, अब जैसा क्लाइंट बोलेगा हमको तो मजबूरी है, तो जी हमारा तो मैप पे काम कर दीजिए, पूरा काम हमको नहीं कराना। हम उसको सलाह देते हैं जी अपने को ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के साथ हम जुड़े रहेंगे, हर चीज पे ध्यान देंगे। आपकी पीओपी क्या बोल रही है, आपका कलर्स क्या बोल रहा है, आपके स्टोन्स का कलर क्या बोल रहा है, एलिवेशन, एलिवेशन बहुत मेजर रोल करता है लाइफ में, यस। जो अपने ऊपर भी इम्पैक्ट करता है और दूसरी की बिल्डिंग पे भी इम्पैक्ट करता है, जिसको फेंग शुई में कहते हैं ना भाई एलिवेशन। सामने कोई हीट थ्योरी क्या आती है, वो एलिवेशन की बहुत बड़ी थ्योरी है फेंग शुई में, चीजों को सामने वाली बिल्डिंग क्या बोल रही है। सामने वाले की बिल्डिंग में काम हो, हमारी एनर्जी चेंज हो गई, हमने कुछ नहीं किया, ये एलिवेशन का रोल है। तो ये सब चीजें मायने करता है चीजों को लेके। खाली आपकी साउथ ईस्ट में किचन होने के बावजूद यदि उसमें 100% आपका, तो यदि सारी चीजें बैलेंस इन इंटीरियर उसका ठीक नहीं है, तो साउथ ईस्ट की किचन भी शायद आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ऊपर से उसमें वहां पे वो लोग ब्लैक कलर का स्लैब बना दें, जिसको ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है कि साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। किचन तो बना देते हैं ब्लैक साउथ ईस्ट में, लेकिन वहां पे जो स्लैब होता है वो हमने आज तक देखा है 90% घरों में ब्लैक कलर का ही होता बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक जनरली और चीज बता देता हूँ, यदि आपके बर्नर के सामने विंडो है, वो विंडो स्लैब और विंडो का गैप नहीं है, तो वहां की किचन कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां एनर्जी का फ्लो फायर की एनर्जी का ही खत्म कर देती है। तो मतलब कलर्स के अलावा उसका एलिवेशन भी बहुत बड़ा काम करता है चीजों को लेके। तो ये चीज, सब चीजें भी है, वहां की मोल्डिंग कैसी है, वहां का कोई ऐसा कॉर्नर्स तो नहीं निकल रहा, खाना बनाते हुए कोई आपको हीट ही कर रहा है, चीजों को बैलेंस होते हुए भी वो हीटिंग आपके ऊपर आ रही है, तो वो भी चीजों को इम्पेक्ट करेगी और वो थिंकिंग बदलेगी तो खाने में जाएगी और सब लोगों के उसमें जाएगी। तो वो सब चीजें इस चीज में इम्पेक्ट करती है चीजों को लेकर। छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान रखें ना, यदि हमने मकान बन लिया, छोटी छोटी चीजें, मैं कह रहा हूँ ये आज कुछ लोग ना वास्तु से यूट्यूब से सीख के, आपकी यूट्यूब से, किसी भी यूट्यूब से सीख के कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में बदलाव, 100% बदलाव आता है उनके लोगों में। मतलब उन्होंने कुछ भी किया है, क्या क्या एक नमक के पानी से भी अपनी घर की एनर्जी को साफ किया ना, तो वो होती है। है। जी सर, ये तो आपने सही कहा, यूट्यूब से देख के काफी कुछ हम लोगों ने भी सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए प्रोफेशनली सीखना भी जरूरी होता है, वो भी सीखा है। लेकिन जो लोग बिना मैप को ग्रिड किए अंदाजे से जो रेमेडी करते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, अंदाजे से कोई चीज होती नहीं है, वो तुक्के वाली बात है। जनरली मैं बताता हूँ 22.5 डिग्री पे आप कन्वर्ट करते हो चीजों को, 45 डिग्री के हिसाब से जब हम सोलर डायरेक्शन में बात करते हैं, तो 22.5 डिग्री में भी अरे क्या वाह। होता है कि जब एनर्जी चेंज होती है ना, मतलब स्टार्टिंग की 1.5 डिग्री और एंड की 1.5 डिग्री, वो डेड एनर्जी होती है। कभी भी एनर्जी जब कन्वर्ट होती है, एक बार डेड होती है फिर एनर्जाइज होती है, ऐसे कभी भी नहीं होता। जनरली हम एकदम स्विच किया और वो 100% काम करती है। तो कोई भी जोन की स्टार्टिंग की 1.5 डिग्री इधर का और 1.5 डिग्री एंडिंग का, तो -3 डिग्री मतलब 19.5 डिग्री आपके लिए वो पॉजिटिव काम कर रही है। कहीं बार बेड की पोजीशन से, मतलब जोन ठीक होने के बाद भी कई चीजें मैंने पर्सनल रिजल्ट देखा है, बेड उसका डेड एनर्जी पे आ रहा था कि जबकि जोन ठीक बोल रहा है। क्योंकि वो कन्वर्ट एनर्जी जब कन्वर्जन होती है, जैसे हम कॉर्नर की बात कर रहे हैं, कॉर्नर पर मैक्सिमम एनर्जी एक वॉल से दूसरी वॉल को कन्वर्ट करती है। पॉजिटिव जब बहुत ज्यादा एनर्जी भी ना बंदे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, हिट करती है चीजों को लेके। इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कोई अपार्टमेंट बनता है, अभी हमने फ्लैट की बात की, अंदर की ओरिएंटेशन और एनर्जी की बात की। जैसे कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है या कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें भी एक ओवरऑल वास्तु के हिसाब से ही वो पूरा अपार्टमेंट बना हो, उसका भी फर्क पड़ता है कि पूरा अपार्टमेंट का वास्तु अगर गड़बड़ है, वो वहां रहने वालों के फ्लैट्स में कितना असर डालता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम। ऐसे एक्चुअल में हर चीज का फर्क पड़ता है। हमारी सिटी से स्टार्ट होता है ये वास्तु, दिल्ली के किस कॉर्नर्स में ये है, उस वो कॉर्नर वास्तु के सब पहले इंडिया का हम वास्तु देख रहे हैं, तो वो किस वास्तु के जोन में वहां इम्पैक्ट होता है। फिर उस शहर का वास्तु क्या बोलता है, फिर सोसाइटी का जो एरिया होता है
उसकी प्लेसमेंट भी क्या बोलती है, वो परसेंटेज वाई 100% हर बंदे पे इम्पैक्ट करती है। ये नहीं करती क्यों? हमारे हर चीजों को फेसिंग अलग होती है चीजों को, वहां का इन्वायरमेंटल चेंज हमारे ऊपर इम्पैक्ट दिखाता, हमारी वाणी में दिखता है चीजों को। ऐसा नहीं कि हम वहां लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम भी ऐसा बोलना स्टार्ट कर दें। वहां की एनर्जी हमको काम कर रही है ना, तो वो एनर्जी हमें एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो अंदर से फीलिंग को चेंज कर रही है चीजों को। तो हर शहर का, गांव का, फिर सोसाइटी का, हर चीज का वास्तु इम्पैक्ट करती है। कहाँ पे अपना जल का स्थान सोसाइटी ने बनाया है, कहाँ फायर का स्थान है, वो हर इम्पैक्ट है। अब क्या है कि एक सोसाइटी में 300 फ्लैट है, अब वो सोसाइटी का मेन एंटी ही बहुत पॉजिटिव है, तो वो जो मेन एंटी 100, मैं उसके 100 नंबर मानते तो वो 300 में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सबको मिलने वाली है। 100% नहीं मिलनी, वो सबको, जितने लोग हैं उसमें कन्वर्ट हो रही है, तो उसका परसेंटेज आपको बेनिफिट होगा। ऐसे ही नुकसान होगा। मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी गलत बनी हो, मेरा मकान ठीक है। तो हम क्या है कि बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, हम सोसाइटी को नहीं बदल रहे, हम अपनी एनर्जी को बदलना चाह रहे हैं चीजों को। तो यही चीज है, हम अपने आप को साफ रखें, अपने देश को, मतलब अपनी अगर गली कोई को साफ सोसाइटी रखें। ऐसा बना है जिसके बाद जिसके समझ लीजिए जिसके साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में अगर कोई पानी का बहाव है, कोई झील है या झरना है, जैसे आजकल शहरों के बीचों बीच सब कुछ कंस्ट्रक्शन होने लगा है, जंगल भी शहर बनने लगे हैं, जगहों को क्लियर कर करके अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। समझ लीजिए किसी ने, एक बिल्डर ने या किसी ने एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट का निर्माण किया, स्टार्ट किया, और वहां पे साउथ वेस्ट में पीछे कोई झरना या कोई लेक है, उसका प्रभाव पड़ेगा पूरे लैंड पे। तो वो सबसे पहले तो वो बिल्डर पे ही प्रभाव आ जाएगा, उसकी बिल्डिंग बनने में, बिकने में, काफी चीजें वो फेस करेगा। फिर भी रुकावटें कोशिश आएंगी। करके बहुत, हाँ बिल्कुल, रुकावटें आती है। जब भी हम वास्तु के खिलाफ कोई भी चीजें करते हैं ना, वो हर चीजों पे इम्पैक्ट आती है, वो बिल्डर सबसे पहले फेस करेगा इन चीजों को लेके। लेकिन किसी न तरह हमने वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और हमने शिफ्ट कर दिया, इम्पैक्ट आता है उसका। क्या है कि हम पूरी बिल्डिंग के साउथ वेस्ट को, साउथ ईस्ट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फ्लैट को इतना प्योर कर लेंगे, हमें फायर, यदि उधर फायर डिस्टर्ब है तो फायर को एनर्जाइज कर लेंगे अपने फ्लैट्स की। और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो स्टेबिलिटी को हम अपने फ्लैट के एनर्जी को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में नहीं है कि हम सोसाइटी को चेंज कर पाए। इसका मतलब नरेश जी यहाँ पे बिल्डर्स का भी रोल है वास्तु में, कि कोई कोई अपार्टमेंट बना रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई रहने के लिए घर बना रही है या कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उस जमीन का वास्तु भी देखना चाहिए। बिल्कुल मैम, 100% उस जमीन का वास्तु देखना चाहिए। बनाते हुए उसकी एनर्जी क्या है, इसको लैंड एनर्जी की बात करते हैं चीजों को, स्टार्टिंग से वो सब चीजें काम करती है। यदि यदि लैंड की कोई कमी है, तो यदि उसमें 4 टावर, 15 टावर कोई भी बना है, जितनी भी फैमिली रह रही है, तो लैंड की एनर्जी को आप अपने फ्लैट से भी चेंज नहीं कर पाते। तो ये बड़ी समस्या है फ्लैट्स में रहने वालों के लिए, कि भाई लैंड की एनर्जी को कैसे चेंज किया जाए। वैसे आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ रही है, लेकिन फिर भी उससे 100% रिमूव नहीं होती। लेकिन क्या है कि आज मजबूरी है, हम अपने क्या है कि पेस मेकर पे भी जिंदा रहते हैं। तो वही सब चीजें हैं जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाया जाए। सब मिलके जी। RWR के साथ मिलके सोसाइटी की एनर्जी को चेंज किया जाए, जितना चेंज किया पॉसिबल जाए। करना चाहिए। जैसे आजकल हमने बात की शहरों को, जंगल को भी क्लियर करके अपार्टमेंट्स वगैरह बनता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, एक काफी सारे सोसाइटीज के बीच में कहीं एक एक दो दो हॉस्पिटल आ जाते हैं, बड़े बड़े क्लिनिक्स आ जाते हैं, एंड कहीं पास में पुलिस स्टेशन आ जाता है। ये सब एनर्जीज भी आसपास के सोसाइटीज को, वहां रहने वालों को अफेक्ट करता है। मैम एक्चुअल में क्या है, इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हम जब सिटी प्लान करते हैं, ये सब चीजें उस सिटी प्लान में आ जाता है। जो ये इंडिविजुअल लेवल पे वास्तु नहीं कह सकते, ये सिटी प्लानर के लिए वास्तु होता है, भाई कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ ये चीज, सब चीजें बनाई जाए। इसीलिए हम कहते हैं भाई हॉस्पिटल के साथ या पुलिस स्टेशन जैसे के साथ किसी ने सब घर चीजें लिया, नहीं लेना नरेश है जी, जी। जैसे किसी ने घर लिया, ठीक है, जी अभी लिया, समझ लीजिए 10 साल पहले लिया, उसके उस टाइम पे उसके आसपास ना ना पुलिस स्टेशन था, ना कोई हॉस्पिटल था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कुछ घर थे, बाकी थोड़ा बहुत कम आने जाने वाले लोगों का जगह था। धीरे धीरे जैसे शहर बढ़ा, जैसे अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता गया, अगर आज की डेट में ऐसे किसी ने घर लिया कि वहां पे आसपास कुछ नहीं है, पर अब वहां पे हॉस्पिटल भी बन गया, वहां पे थोड़ी दूर पे कोई मॉर्चरी भी बन गई, तो वो एनर्जी अफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है मैम। अब कोई दूसरे की बिल्डिंग में हम रोक नहीं सकते चीजों को। नहीं तो जी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, क्या कि या तो हम अपना मकान ही चेंज कर ले, क्योंकि जब आपका मकान बना था उस टाइम में, एक मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लैंड की वैल्यू जीरो थी। अब जब वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो लैंड की वैल्यू काफी अच्छी हो गई है, तो हम वहां जी। बेच के निकल सकते हैं। देखो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है मेट्रोपॉलिटन के लिए। तो भाई यदि साइड की एनर्जी को हम चेंज नहीं कर पा रहे और वो 100% इम्पैक्ट रहते, तो मकान बदल लेना ही ज्यादा सुटेबल है।
इजी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बंदे को यदि बहुत वास्तु से परेशानी आ रही है, तो वो 11 महीने के लिए रेंट पे रह ले, जो अच्छा वास्तु है, और फिर उसके बाद सेल परचेज का डिसीजन ले ले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि एक बार क्या है कि अपनी लाइफ को तो जरूर बचाए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये एनर्जी जरूर अफेक्ट करती है। अगर कोई वो घर से शिफ्ट कर सकता है, घर को बेच के या रेंट पे कहीं और शिफ्ट कर सकता है, तो वो अच्छा रेमेडी। पर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी नरेश जी, क्या ऐसी चीज होती है जब हम क्लाइंट को हम ये बोलते हैं कि आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए, आप शिफ्ट कर ले तो बेहतर है? ऐसा कभी आपके साथ हुआ, या ऐसी कौन सी चीज है जब हमें क्लाइंट को ये बोलना पड़े बहुत वास्तु के टिपिकल हिसाब क्वेश्चन है। किसी भी मकान को, किसी के मकान के छुड़वाने के लिए जब बोलते हैं ना, तो हम अपने आप को वहां रखने की कोशिश करता हूँ। जो मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करता हूँ, क्योंकि सामने वाले के लिए मकान बदलना कितना टफ है। जो मेरे लिए टफ है, तो सामने वाले के लिए भी मैं टफ मानता हूँ। कितनी ही बड़ी पार्टी हो, वो उसी लेवल पे चीजें को चेक करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश की जाती है सर इसको रेमेडी से मैं इतना कर सकता हूँ कि आप डे बाय डे रेमेडी करते जाओ, इसको रहते जाओ। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपकी कैपेसिटी में है, तो बदल ले तो ज्यादा अच्छा है, या पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर ले। हम प्लॉट को ना भी बदलना चाहे, तो रिकंस्ट्रक्ट कर ले चीजों को, तो भी हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। अब वो सामने क्लाइंट कैसा रहता है, वो सब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। हमारे बोल देने से, हम हमारे शब्दों ने ना बहुत सोच समझ के बोलना होता है क्लाइंट के लिए, सामने वाला बंदा कितना, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक जैसे विश्वास करके मेरे एक बुलाया क्लाइंट थे, है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी पिछले साल एक क्लाइंट थे जिनका उस घर पे, वो लोग 3 साल से एक घर पे रह रहे थे। जब से उस घर पे आए, उनका 3 से 4 बार मिसकैरेज हो चुका था। उनके घर पे बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, और उनके घर पे हर डायरेक्शन, सारे कार्डिनल डायरेक्शन में इम्बैलेंस। अपार्टमेंट में रहते थे, सारे कार्डिनल डायरेक्शन में इम्बैलेंस था। तो जब मैं वहां पे गई, मेरे को लगा कि नहीं, इनको छोटी छोटी रेमेडीज से भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने उनको बोला आप घर शिफ्ट कीजिए, और उन्होंने बोला कि हमको काफी लोगों ने बोला इस घर में ये है वो है, पर हम मान नहीं रहे। वहां की एनर्जी सी मुझे ऐसी लगी कि किसी के घर पे जाते ही हमें लगता है ना कि यहाँ पे कुछ तो है, गड़बड़ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग बहुत ही डरे हुए थे। मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे आपकी साउथ वेस्ट में भी आपका टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में भी है, उनके नॉर्थ ईस्ट में भी किचन था, काफी सारी और भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो मैंने उनको बोला आप इस घर से चेंज कर लीजिए। पर सर, वो एक मेरा डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन था जो मैंने उनको बोला कि आप शिफ्ट कर लीजिए। जैसे ही उन्होंने 1-2 महीने में वहां से शिफ्ट किया, उसी के 3-4 महीने बाद दे वर एबल टू कंसीव। एंड उसके बाद उन्होंने जो मेरे को दुआई दी घर आके, ऐसे कभी कभार किसी केस में हम ये बोल सकते हैं कि आप शिफ्ट करने से अच्छा है। बिल्कुल, यदि हमको लगता है ना हम इसको सोल्यूशन नहीं दे पाते, तो 100% बोलना चाहिए। तो ये डॉक्टर भी अपनी चीजों में यूज करता है। भाई उसके हाथ में नहीं है, तो वो कहता है जी पेशेंट को ले जाइए, कोई बेनिफिट नहीं है चीजों को लेके। तो जी ये चीज जी। अपने को बोलना ही पड़ेगा। 100% चीजें हम एक बैलेंस नहीं कर वास्तुशास्त्री सकते। कितना अश्योरेंस दे सकता है किसी क्लाइंट को जब वो प्रॉब्लम से आते हैं कि आपका ये 100% ठीक होगा ही होगा, कि हम एक कोशिश करेंगे आपको डिफरेंस दिखेगा? ये एक वास्तुशास्त्री कैसे अपने आप को अपने क्लाइंट के सामने रखे कि हम किस हद तक चीजों को ठीक कर सकते हैं? देखो जी, ये सब कंसल्टेंट का अपना अपना प्रैक्टिस का अनुभव होना है। चीजों को किताबें सबने पढ़ी है, लेकिन आप फील्ड में कितना एक्सपीरियंस उस चीजों को करते हैं। तो ये 100% एक्चुअल में जब आप डिसीजन लेते हैं ना कोई भी चीजों को, और पॉजिटिव लेते हैं, सामने वाले की भलाई के लिए लेते हैं, तो प्रकृति भी उसके लिए काम करती है। तो वो चीजों को, डिसीजन को ओके करती है। वो क्लाइंट के बिहाफ पे और आपके बिहाफ पे, दोनों चीजों को बैलेंस करने के, कभी भी किसी की चीजों को अनएक्सपेक्टेड हम नहीं कर सकते चीजों को लेके। तो प्रकृति चाहती है तो वो चीजें हो जाती है, चीजों को हम हो करने वाले जाती है कुछ नहीं जी। होते हैं। क्योंकि वास्तव में काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैंने भी 100% रिजल्ट अब तक दिए हैं। एक आध जगह ऐसे कभी होता है कि उनको डिले हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, ऐसे भी केसेस हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए ये सवाल था। जैसे आजकल के फ्लैट में हम लोग काफी सारे माइन्यूट डिटेल्स देखते हैं, सोलर डायरेक्शंस को ग्रिड करते हैं। तो ये ग्रिड करने के लिए वास्तु कंसल्टेंट्स काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। ऑटो कैड से ग्रिड करते हैं, और आपका जो वास्तु टेक इंफॉर्मेशन पावर, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? वास्तु कंसल्टेंट कैसे आपसे जुड़े हुए हैं?
वो सॉफ्टवेयर मुझे क्या है, कैसे वो हेल्प मैंने करता है? हमने अपने लिए पर्सनल के लिए यूज के लिए बनाया था चीजों को, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बहुत मेहनत करते थे मैप बनाने के लिए चीजों को। जब शक्ति चक्कर नहीं बना था तो हम डी से चीजों को, डिग्री को डिवाइड करके चीजों को बनाते थे, बहुत वक्त ग्राफ लगता था उन पेपर पे चीजों में। हम बनाते थे। ग्राफ जी। पेपर पे बनाते थे, चीजों को काउंट कर करके चीजें बनाते थे, तो बहुत वक्त लग रहा था। तो हमने कहा कोई ना कोई चीजें ऐसी टेक्निकलिटी, क्योंकि आजकल एआई सिस्टम आ रहा है चीजों को लेके, क्यों ना हम इसको टेक्नोलॉजी में जाए और सबके लिए बेनिफिट हो चीजों को लेके। हमने अपने लिए और अपनी सहूलियत के लिए चीजों को डेवलप करवाया था, और डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट की है चीजों को लेकर। आज काफी अच्छे लेवल पे करीब 480 लोग मेरे सॉफ्टवेयर को ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। तो काफी लोगों का फीडबैक मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, और उनसे सलाह भी मिल रही है। जैसे किसी ने सलाह दी और वो हमको सबके लिए अच्छी लगी, तो हम उसको रीडेवलपमेंट में डाल देते हैं, और 30-40 डेज के अंदर वो डेवलप होकर सबके लिए बेनिफिशियल हो जाती है चीजों को लेके। मैं उस तो चीज को इसमें थोड़ा क्या सा। कि अगर हम कोई मैप डालते हैं उसमें वो अपने आप ग्रिड करेगा, उसमें हमें कुछ चीजें टेक्निकली इजी है कि हर कोई, क्योंकि मैं हर कोई टेक्निकली उतना साउंड नहीं होता है उसको यूज करने के लिए। मैम एक्चुअल में क्या है कि एक जियो जैब्रा से भी ये सब काम हो जाता है, जो फ्री की एप्लीकेशन है। तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, कोई भी चीजों से हम कर ले कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि सॉफ्टवेयर बहुत इजी टू मूव होता है। आपको हल्का सा भी सिस्टम की नॉलेज है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिक चीजों को हमने क्या है कि अंडर कोडिंग के थ्रू पीछे से सब कुछ ऑलरेडी डिग्री वाइज किया हुआ है चीजों को। तो आपने क्लिक करना, वो सामने आएगा। उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपके चैनल पे दिखाना चाहूंगा। जी मैं सर। उसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, यू आर वेलकम। ये सॉफ्टवेयर का। थैंक यू नरेश जी फॉर एक्सप्लेनिंग अवर ऑडियंस, बिकॉज ये काफी सारी लोगों को मदद करेगा जिनको ग्रिडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू फॉर शोइंग दिस। मैम ये फर्स्ट विंडो खुलता है, जैसे ही कोई हमसे जुड़ता है उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड मेल के थ्रू जाता है। तो यहाँ हम जैसे ही वो एप्लीकेशन खोलता है, वास्तुटेक इंफॉर्मेशन पावर एडवांस हो चुका है अभी ये, तो यूजर आईडी पासवर्ड चलता है, तो उसको हमने अपना पर्सनल यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो हम लॉगिन करते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ये लॉगिन पे जाएगा, यूजर आईडी मैच करेगा, तो एक ओटीपी अपने मोबाइल पे जाएगा। ये सेफ्टी पर्पज से सबके डाटा पर्सनल यूज पे क्या कि मिस यूज ना हो। तो अभी मेरे मोबाइल पे एक मेल आया है हर जिसपे कोई ओटीपी इसको है। ओटीपी के थ्रू ही यूज कर सकता है। अगर आपने लिया है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तब आप ही यूज कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी। ये दोनों तरफ से बेनिफिट है, क्लाइंट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, मिस यूज ना हो और किसी का डाटा एक दूसरे को देख ना पाए। जी। ये हमने ओटीपी आया, ओटीपी प्लेस कर दिया। तो ये एक डेस्क विंडो आती है। ये वो मैप है जो इसमें मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। ये जी। जब स्टार्टिंग में मिलता है तो दो ट्रायल मैप मिलते हैं, एक ग्रिड किया होता है, एक विदाउट ग्रिड का। पर इसको हम जी। इंपोर्ट करके लेके आते हैं, जैसे क्लाइंट ने हमने को मैप दिया, तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं मैप को। यहाँ जैसे हम ग्राफ पेपर पे चीजों को करते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ ग्रिड कर सकते हैं, चीजों को उसको डिजाइन कर सकते हैं। जी। ये मीटर फीट में यूनिट करने के बाद ये सेट कैनवस हो गया। इसको इंपोर्ट करके हम वहां ले जाते हैं। इसमें काफी ऑप्शंस है, हम सब चीजें डिस्कशन नहीं करेंगे, यूट्यूब पे ये सब चीजें दी हुई है। बेसिक चीजें मैं जी। आपको दिखाना चाहूंगा। एक मैप को लेके फंक्शनलिटी दिखाऊंगा। जैसे ये मैप जी। हमने एडिट किया और यहाँ ऑलरेडी ग्रिड किया हुआ है। ये हमने पिनिंग करना है खाली, कॉर्नर टू कॉर्नर। इसमें काफी मैप्स ऐसे हो सकते हैं जहां आपको ना सेंटर निकालने में, मैं एक मैप वो भी दिखा देता हूँ। ये टोटल क्लाउड बेस है और नेट के थ्रू ही चलेगा। थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, कुछ एरिया में नेट की प्रॉब्लम है। वैसे इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत, काफी चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे नेट की प्रॉब्लम रहती है। वहाँ थोड़ा सा इसमें ऑफलाइन हमने सॉफ्टवेयर ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि अपडेशन में काफी दिक्कत से। इसलिए और आजकल हमारे देश में नेट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। एक आध जगह ही ऐसा होता होगा जहाँ पे आज की डेट में नेट कनेक्टिविटी हिल नहीं स्टेशन पे होती, चीजों को है। नेटवर्क की वजह से। जी। जी, नेटवर्क का इशू आता है। जैसे एक मैप ये दिखाना एक चाहूंगा टाइम ये। पे इसमें कितने मैप हम ग्रेड कर सकते हैं, कोई लिमिट है इसका? कोई कोई लिमिट नहीं है। वो आपका एरिया स्पेस, सर्वर पे स्पेस फिक्स हो जाता है, उसके हिसाब से स्पेस बढ़ता जाता है। ये डिजाइन मैंने क्रिएट मैप से अपने यहीं से क्रिएट किया हुआ है, सब चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो एक मैं अनइवन मैप को दिखाना चाहूंगा ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि बहुत बार चीजें क्या होती है कि हमने एक शोरूम को ही डिजाइन करना है, 30 बाई 60 का शोरूम है, तो सामने वाले का मैप नहीं होता, फिर वही ग्राफ पेपर पे 30 बाई 60 के मैपिंग को गिनो,
उसको ग्रीड करो, वो थोड़ा सा ना अनईजी हो जाता है। और क्लाइंट के सामने ही बैठ के कब चीजें कर रहे हैं ना, तो वो पेपर पेन पेंसिल सब चीज हमने यूज की है, मतलब क्लाइंट की टेबल पे बैठ के मैंने मैथ तक बनाया है। लेकिन आज मॉडर्न जी, लाइफ में पहले जब तो हम ये लैपटॉप सॉफ्टवेयर पे, नहीं होते थे, शक्ति चक्रा भी नहीं होता था। बिल्कुल वो चीजें हम क्लाइंट के यहाँ बैठ के ही करना पड़ता था, पहले कुछ चीजें डाटा नहीं दे पाते थे क्लाइंट। तो ये सब चीजें हमने फेस की है ऑलरेडी। अब इस मैप का जैसे सेंटर निकालना ही बड़ा भारी काम है। जी यदि ये पूरी सोसाइटी का यदि मैं सेंटर निकालना चाहूँ, तो मैनुअल वे में भी मेरे लिए काफी टिपिकल काम है, जो इसमें बहुत जी। इजी वे में काम हो जाता है। मैं इसी को एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यदि हम पूरी सोसाइटी को लेते हैं, कैसे हम सेंटर निकाल सकते हैं इसको, पूरी कॉर्नर टू कॉर्नर में हम मार्क कर दी। ये ग्रेविटी ऑफ फोर्स के हिसाब से काम करता है, जैसे अपने ऑटोकैड काम करता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। तो इसका सेंटर भी बिल्कुल सही निकाल के देता है ये? 100%, 100% वही ग्रेविटी ऑफ फोर्स, और जो ऑटो कैड आपको निकालेगा वही सेंटर इसमें निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला उसके बैकएंड में वही लगा हुआ है। हमने 1 सेकंड में उसका ग्रिड किया, जैसे ही हमने पिनिंग ओके की, ऑटोमेटिक इसका सेंटर निकल जाएगा। अच्छा, जी जी। ये तो यहाँ से काफी लोग हमने, जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको ग्रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, जो ड्राफ्ट्समैन के लिए भागते हैं, उन सब के लिए ये थोड़ा काम आसान कर देगा। बिल्कुल आसान कर देता है। उसके बाद हमने सामने वाले को यहाँ का डिग्री लिया है, हमने किस वॉल का डिग्री हमने चेक किया है। अभी बाय डिफॉल्ट ये नॉट टॉप में दिखा रहा है। यदि हम ये बोले यहाँ पे वॉल बन गई, जितनी भी हमने कॉर्नर्स को मार्क की है, 1 2 3 4 बाई, किस डिग्री का हमने किस वॉल का लिया है, मैं बोलता हूँ मैंने इस डिग्री का चेंज किया है, और यहाँ 45 डिग्री है। यहाँ पे हमने प्लेस पे अपडेट किया, तो ये 45 डिग्री को यहाँ टिल्ट करके इन्होंने दिखा दिया सभी जोन। ये 8 जोन जी में डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ 16 जोन है, ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही 32 जोन में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन सेकेंड। ये 32 जोन में भाई कहाँ पे हमने जी एंट्री सर। चेक करनी है, वो सब चीजें देती है। इसका डिस्क्रिप्शन आपके साइड में, सब चीज का डिस्क्रिप्शन आता रहेगा। ऐसे ही थैंक यू, एक्टिविटीज थैंक यू ऑब्जेक्ट नरेश। 32 पे हमने एंट्री की बात करते हैं। यहाँ एंट्री प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ से कहीं भी हमने जहाँ पे जिस जोन में एंट्री देखा वहां लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट भी क्रिएट कर देगा वहां पे। अच्छा, ठीक है। तो 16 जोन पे हम बात करेंगे, 16 जोन का सबका बार चार्ट, सबका बार चार्ट हम यहाँ देख सकते हैं। ये बार चार्ट ये 16 जोन अपने का कोई बार चार्ट रिपोर्ट भी देता है? इसमें कोई रिपोर्ट भी आता है। है? बिल्कुल इसमें रिपोर्ट्स आता है एक्टिविटी सब्जेक्ट्स का हमने 16 जोन में क्या कलर्स देखे वहां पर, क्या एक्टिविटीज देखी, क्या ऑब्जेक्ट्स देखे वहां पे, उनका मेन एंट्री कहाँ पर था, ये सब रिपोर्ट्स आ गया है। और एक जनरली क्या है कि देखो, रिपोर्ट्स का मतलब क्या है कि आपने 8 जोन का ही रिपोर्ट लिया, इसका फाइल बनाया, फिर 16 का लिया, इसका फाइल बनाया, ये भी एक अपने आप में रिपोर्ट है फ्लैट्स के लिए। जी फिर जी। 32 का लिया, इसका प्रिंट आउट लिया, ये भी आपके लिए एक रिपोर्ट्स हो गई। इसके अंदर प्लेसमेंट है, वो एक अलग रिपोर्ट्स आ गई। देवता डिवीजन विद इन सेकेंड में देवता डिवीजन आपके हो गए, जो काफी टिपिकल था काम करना। देवता डिवीजन का बार चार्ट देखना, बार चार्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। ये बार चार्ट पे आ गई। ये आपका 4 देवता हो गए, 8 देवता, फिर आउटर साइड के 32 देवता। डॉक्टर साहब, ये 32 देते? ये सब चीजें आप इसमें इजी वे में देख सकते हैं। इसको देख के इनका ऐसा लग प्रिंट रहा है आउट ले काफी सकते हैं ना। इजी है, कोई नया नया वास्तु में आया है उनके लिए भी ये सब चीजें काफी इजी हो जाए। बिल्कुल नए के लिए तो बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है ही। कुछ इंस्टीट्यूट मेरे सॉफ्टवेयर से पढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें है। और नए जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं उसमें इसमें पीड जो हम मैं खुद पढ़ाता था कोरोना के टाइम से पहले, तो जो कुछ पीडीएफ मैंने बनाई है, मैं कुछ पीडीएफ भी उसमें देना चाह रहा हूँ उन सबको। पीपीटी है, वो सब चीजें मैं उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। थैंक यू तो फॉर शोइंग द स्लाइड्स नरेश जी। इसको हम स्क्रीन एंड कर सकते हैं जी। ओके, तो तो जिसको भी देखना है काफी ये हम, क्लैरिटी, काफी क्लैरिटी मिला होगा। और किसी को भी इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर लेना है या फिर इसको कैसे यूज करते हैं, वैसी कोई भी जानकारी इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप नरेश जी को कनेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर भी इसमें मेंशन्ड है एंड उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। थैंक यू नरेश जी। अब मेरा एक सवाल बिफोर वी एंड, कि आपको इतने टाइम हो गए वास्तु में, और इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपका कंपनी भी है, आप इतने सारे लोगों को पढ़ाते भी हैं, कोई ऐसी चीज जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, जो लोग अभी नए आ रहे हैं वास्तु में, जिनको सीखना है, वास्तु में कुछ अच्छा करना है,
उनको कितना समय देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के लिए एक शॉर्टकट का एक तरीका ढूंढते हैं कि इसमें हम काफी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसे लोगों को लगता है। तो कितना मेहनत लगता है अगर कोई इस प्रैक्टिस को लेगा और इसको अच्छे से प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहता है? देखो कि मेरा मानना क्या है कि आज 25 ईयर्स के करीब मेरे को हो गए, और आज भी हम स्टूडेंट ही है इस फील्ड में। और कोई भी 4 दिन में कंसल्टेंट नहीं बन पाएगा। आप सीखिए, जहां से भी मिलता है, जिस भी गुरु से मिलता है, सीखते रहिए। किसी से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिले। सामने वाले को पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है या नहीं है। मैं कहूँ सीखिए। मैंने भी कम से कम 40 लोगों से सीखा है, और पेड वे में सीखा है, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। मैं यूट्यूब से भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सबको सुनता हूँ, तो वहां से भी कुछ चीजें अच्छी मिलती है। सबका आप देखने का नजरिया अलग है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या वो एस्ट्रो हो क्या वास्तु हो, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली पढ़ाई से वास्तु नहीं आएगा, ना ही एस्ट्रोलॉजी आएगी। जितना आप पढ़ेंगे, उसके जितने चार्ट आप देखेंगे, जितने मकान देखेंगे, आपका खुद का डेवलपमेंट चीजें स्टार्ट हो जाएगी, जनरेट होनी। जब तक खुद एनालिसिस नहीं करना सीखेंगे, तो थ्योरिकल बेस पे वास्तु नहीं होता। डेली सिविल बेस पे चेंजेस हो रही है, डेली आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, डेली इंटीरियर में ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, आप बिलीव नहीं कर सकते। उस नए आर्किटेक्चर को अपने को वास्तु में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये प्रैक्टिस बताएगा। थैंक यू नरेश जी फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स। आप अपना समय निकाल के आए, हमारे थैंक यू साथ ये मैम। सारी चीजें शेयर करी, वास्तु के बारे में शेयर करी, सॉफ्टवेयर के बारे में शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। आप भी ऐसे और इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।